मिस प्राण चैनल। आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एयर। तो एयर पोल्यूशन वो सब चीजें देखेंगे इस लेक्चर में। एयर फॉर्म द मोस्ट इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ मैन। तो एयर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहती है। कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो दो टाइप्स के थ्रू एयर कॉन्टेक्ट में रहती है हमारे। एक्सटर्नल एटमोस्फियर जो आउटसाइड की रूम रहती है, और इंटरनल एटमोस्फियर जो इनसाइड इनसाइड द रूम रहती है। अभी एजेंट्स दैट अफेक्ट द एटमोस्फियर, तो जो एटमोस्फियर को अफेक्ट करते हैं वो एजेंट्स कौन से। तो फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट्स में कौन से आते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, वाइन एंड वेलोसिटी। अपने को पता है कि फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या आ सकता है। और केमिकल एजेंट्स मतलब क्या? जो फैक्ट्रीज से निकलते होंगे, जो हाउस में से निकलते होंगे लिमिटेड प्रोडक्ट्स, डस्ट, स्मोक और अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और बायोलॉजिकल एजेंट में तो पता ही है कि बैक्टीरिया एंड वायरस आएंगे। इस तरह एजेंट्स अफेक्ट द एटमोस्फेयर में थ्री टाइप्स के थे: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटमोस्फेरिक इन्वायरमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर है जो इन्वायरमेंट में जो एटमोस्फेयर है उसको खराब कर रहे हैं? जैसे कि मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स, उसमें क्या क्या आते हैं? तो डिग्री ऑफ सनशाइन, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड एयर टेम्परेचर। जियोग्राफिकल कंडीशंस में कौन से? तो जो जियोग्राफी के कारण एटमोस्फेयर को अफेक्ट करे, जैसे कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड हाई एंड अबोव सी लेवल का जो डिस्टेंस है वो, और नेचर अपने सॉइल का। और अभी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हमारे सॉइल, हमारे एयर पॉल्यूशन को अफेक्ट करती है। तो हमको खुद को भी पता है कि जैसे कि हाउसहोल्ड एक्टिविटीज, जो हाउसहोल्ड से जो चीजें हम जलाते हैं खुद के घर में, या जिसके बाहर कुछ जला रहे हैं उसके कारण इंडस्ट्री में से जो नॉइस आ रहा है वो, जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो, वेरियस टाइप ऑफ जो डस्ट हम व्हीकल्स थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, ये सभी देखा हमने, ऐसी चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है एयर पोल्यूशन के कारण। अब हम देखने वाले हैं चेंजेस इन एयर ऑक्यूपाइड रूम। मतलब ऑक्यूपाइड रूम में चेंजेस फिजिकल दो टाइप के रहते हैं, केमिकल और फिजिकल। तो वो कौन से हैं? तो फर्स्ट, ऐसा इसका एसीक्यू भी आ सकता है। तो देखो, केमिकल एंड फिजिकल। ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस concentration of CO2 increases and concentration of O2 decreases। तो एक ऑक्यूपाइड रूम में क्या होगा? जो मेटाबॉलिक प्रोसेस रहेंगे वो CO2 को फटाक से इंक्रीज कर देंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो O2 रहेगा वो कम हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा? एन एवरेज पर्सन एट रेस्ट यूज ऑफ 0.7 CFT of CO2 per hour। दिस में इंक्रीजेस अप टू 2 CFT ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। मतलब क्या? तो एवरेज पर्सन जो रेस पे 0.7 CO2 जो पर आवर जो भेज रहा था, वो इंक्रीज हो जाएगा फिजिकल एक्टिविटी में अप टू 2.2 CFT। मतलब 0.7 से 2 इंक्रीज हो जाएगा जब वो पर्सन फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होगा। इसलिए तो मतलब ऑक्सीजन का लेवल इनडायरेक्टली कम होगा और CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। फिजिकल चेंजेस क्या आएंगे? द मोस्ट इंपोर्टेंट आर राइज इन टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी ड्यू टू द मॉइस्चराइजर इवोपरेटेड फ्रॉम द स्किन एंड लंग्स। जो ह्यूमिडिटी का जो मॉइस्चर है, मतलब जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि मॉइस्चर इवोपरेट होगा हमारे स्किन में से। वो हम खुद भी फील करते हैं जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल भागते वगैरह तब। डिक्रीज इन एयर मूवमेंट इन क्राउडेड प्लेस। फिर एक क्राउडेड प्लेस पे एयर का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। अनप्लीजेंट बॉडी ऑर्डर ड्यू टू द फोल ब्रीथ, perspiration, bad oral hygiene, dirty clothes and other sources, bacterial pollution during the conversion and coughing, sneezing and loud talking। तो ये कुछ changes in occupied room थे। अब कंफर्ट जोन क्या है? तो कंफर्ट जोन मतलब क्या है? तो कंफर्ट जोन में बी डिफाइन एज द रेंज ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर ETS और विच द मेजोरिटी ऑफ एडल्ट फील कंफर्टेबल। ठीक है, इट इज अ कंडीशन अंडर विच अ पर्सन कैन मेंटेन अ नॉर्मल बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड लेस ऑफ हीट एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विदाउट स्वेटिंग। मतलब एक प्रॉपर टेम्परेचर जिसपे जो हमारा कंफर्ट रहेंगे, जिसमें हम एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं, और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हीट को लॉस करते हुए एक प्रॉपर टाइमिंग पर मेंटेन है। हो गया। अब उसके बाद में हम देखने वाले एयर पोल्यूटेंट्स। तो ऐसे कौन से एयर पोल्यूटेंट्स है जो बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं? तो ये बहुत लॉजिकल चीज है। जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आ सकता है? जो हार्मफुल गैसेस है वो, सबसे पहले हार्मफुल गैसेस हमको सभी को पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस बॉन्ड रहता है CO का। तो उससे क्या क्या वो कहाँ से उसकी प्रोडक्शन क्या क्या है? तो केरोसिन गैस से, फिर उसके गैस स्टोक से, टोबैको स्मोक से। उसके बाद में मोस्ट सिटी का में जब CO2 बहुत पीक पे आ जाता है तब। ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, पता है ये भी डेंजरस है। उसका भी सेम, मतलब जो प्रोडक्शन लेवल रहता है ना ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है, कि केरोसिन से आते हैं, गैस से, टोबैको से, डोमेस्टिक फायर से आते हैं, कुछ लीड इमिशन से आते हैं। उसके बाद में मोटर व्हीकल से आते हैं। CO2 कहाँ कहाँ से आता है? पता है कि बर्निंग कोल से। उसके बाद में
केमिकल रिएक्शन से भी CO2 प्रोड्यूस होता है, वैसे ही हाइड्रोकार्बन, KDM और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का तो मेन है तो कोक प्रोडक्शन, वुड पल्प प्रोडक्शन यूजिंग एंड सल्फेट मेथड। ठीक है, अब उसके बाद हम देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलिफ के लिए आ सकता है, वो है एयर पोल्यूशन। डायरेक्ट एयर पोल्यूशन पूछेंगे जिसमें हम उसके सोर्सेस, इफेक्ट और उसके प्रिवेंशन लिखने पड़ेंगे। तो एक चलो देखते हैं। तो एयर पोल्यूशन में क्या, सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले जो दो टाइप्स के पोल्यूटेंट्स रहते हैं, एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या है, जो फैक्ट्री से इमिट होता है ओजोन लेयर, और सेकेंडरी मतलब क्या है, जो गैसेस रहते हैं। और ऑटोमोबाइल्स, अभी सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन में सबसे पहले लिखा है ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स मतलब क्या है, जो हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड मैंने जो ऊपर आपको बताए थे वो, जो पर्टिकुलर मैटर लिमिट्स हो रहे हैं वो। उसके बाद में सेकंड, हमें सबको पता है कि एयर पोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री से मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि कंब्यूशन ऑफ फ्यूल जनरेट हीट एंड पावर, प्रोड्यूसेस स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जनरेट हाइड्रोकार्बन, फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मैंने इंडस्ट्रीज से CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, एसिड, सब टाइप्स के गैसेस। और डोमेस्टिक सोर्सेज में क्या, जो हम डोमेस्टिक लेवल पे रहते हैं, जैसे कि हम कोल को कर रहे हैं, फिर स्मोक कर रहे हैं सिगरेट, वही। उसके बाद में क्या और क्या आ सकता है, तो मिससेलेनियस मतलब क्या, तो पेस्टिसाइड, जो फार्मर जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। उसके बाद में नेचुरल सोर्सेस मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी, फंकी बैक्टीरिया जो रिलीज हो रहे हैं वही। ठीक है, तो तीन टाइप्स के देखे हमने, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक सोर्सेस एंड मिससेलेनियस। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब नेचुरल, ये तो एकदम पता ही है कि इफेक्ट क्या होगा, हमारे बॉडी पे सबसे पहले इफेक्ट होगा, सोसाइटी पे इफेक्ट होगा उसका। दो टाइप्स के इफेक्ट है, हेल्थ एक्सपेक्ट्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स। तो फिर है द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ऑफ कोर्स ब्रोंकाइटिस मतलब सबसे पहला हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, सफोकेशन फील होगा। फिर उसके बाद डिले इफेक्ट, अभी क्या होगा, ये जो फॉर एग्जांपल हमने मोस्टली देखा है, जो ड्राइवर्स रहते, जो मोस्टली व्हीकल चलाते तो कंटिन्यू एयर पोल्यूशन के इसमें रहते, तो उनको ही आगे चल के अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब चीजें देखने को मिलती है, तो वो उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में क्या आएंगे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, कोरोजन ऑफ मेटल, डैमेज टू द बिल्डिंग, सॉइल, डैमेज ऑफ क्लोथिंग। तो ये एयर पोल्यूशन ऑल्सो रिड्यूस विजिबिलिटी इन टाउन्स। हमारा O2 लेवल, जैसे कि दिल्ली सिटी में बहुत क्राउडेड सिटी हो चुकी है एयर पोल्यूशन के कारण, जहाँ पे हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे, तो होगा सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में। उसके बाद में देखेंगे प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ऑफ एयर पोल्यूशन। ये तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, तो ट्री ज्यादा लगाने चाहिए, ये खुद के जो पॉइंट्स बता रही हूँ मैं कि वो भी लिख सकते हैं आप। सबसे पहले क्या था, कंटेमिनेट्स, प्रिवेंशन ऑफ एस्केप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द फॉर एयर कंटेमिनेशन। ऐसी चीजें जो एयर को डैमेज करती है, एयर को कंटेमिनेट कर देती है, वो चीजें यूज नहीं करनी, उसकी वेराइटीज यूज नहीं करनी, सच एज इंक्लोजर, वेंटिलेशन। फिर हम उसकी जगह पे वेंटिलेशन, एयर क्लीनिंग यूज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, टेक्निकल रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोसेस टू रिड्यूस पोल्यूशन, इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर मतलब क्या, जो टेक्निक एक रिप्लेसमेंट करना है, एक लाइक की एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। और डाइल्यूशन मतलब क्या, टू इंक्रीज द to increase the self-cleaning capacity of environment by establishing of green belts between industrial and residential areas। तो एयर को क्लीन करना, इंस्टॉल एयर को डाइल्यूट कर देना, जो डैमेज एयर है उसको क्लीन एयर में कन्वर्ट करना, हो गया। और एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था, जो कि एक्ट करता था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन भी एक एसईक्यू का और एलईक्यू का भी टॉपिक आ सकता है। The concept of ventilation implies not the replacement of vitiated air or supply of fresh outdoor air, but also control the quality of the incoming air with the regards its temperature, humidity and purity with a flow। एक सिंपल है, उनका कॉन्सेप्ट ही वही है, जो वाइटिगेट एयर है, जो डैमेज एयर है, उसको सप्लाई कर देना फ्रेश एयर से, और जो एयर आ रही है, जो इनफ्लो हो रही है, उसको भी अच्छा तरह से उससे टॉक्सिन्स रिमूव कर देनी। जैसे कि स्मेल एंड ऑडर फ्रॉम रूम्स आर रिमूव, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इन द रूम्स आर रिड्यूस, chemical combustion of the airs are reduced, physical condition of the temperature, humidity and the movement of the air also reduce। हो गया। अब वेंटिलेशन के टाइप्स देखिए, तो इधर नीचे नीचे दिए है टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, एक मैकेनिकल और एक नेचुरल। नेचुरल में कौन से, तीन, वाइंड वाइंड वाइंड, डिफ्यूजन एंड इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। तो नेचुरल वेंटिलेशन पढ़ते, इट इज द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, स्मॉल ड्विलिंग
dwellings, schools and offices. In this method, reliance is placed on certain forces which can operate in nature. एक small amount पे जो simple natural way में की जाती है ventilation वही, जिसमें wind, अभी wind active force of ventilation है, तो जब wind room में आएंगी तो deflection होगा, मतलब when there is a obstruction it bypass and exert a suction action at its tail end. This is known as aspiration. Doors and the windows facing each other provide cross ventilation. तो इसमें cross ventilation provide किया जाता है जब एयर आएंगी तब उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा जिसके कारण वो बाईपास होके सक्शन एंड exerts a suction action at its tail. डिफ्यूजन मतलब क्या है, तो एयर पास होंगी एक स्मॉल ओपनिंग से, जो हमारे बॉडी में डिफ्यूजन होता है उसी तरह. एंड इनइक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या है, तो एयर फ्लो फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी. इट राइजेस स्लाइटली हीटेड एंड एस्केप फ्रॉम द ओपनिंग्स प्रोवाइडेड हाई अप इन द रूम. अब मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये तो सब नेचुरल में थे कि लाइक नेचुरल, इसमें कुछ मैकेनिकल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था ज्यादा, मशीन्स वगैरह. अब मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब क्या था, एग्जॉस्ट फिर 1 मिनट. हाँ, तो अभी मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या आएगा, एग्जॉस्ट एंड वैक्यूम वेंटिलेशन, प्लेनम वेंटिलेशन, बैलेंस वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये तो सब चीजें आपको पता है. इन दिस सिस्टम एग्जॉस्ट वैक्यूम वेंटिलेशन, इन दिस सिस्टम एयर इज exerted आउटसाइड बाय द एग्जॉस्ट फैंस यूजिंग ड्राइवन बाय इलेक्ट्रिसिटी. एक फैंस यूज करे जाएंगे जिसमें जो वैक्यूम जो एयर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आउटसाइड पास की जाएंगी. सिंपल, मतलब उसके रूम का जो अंदर का टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा. अब प्लेनम वेंटिलेशन मतलब क्या, इन दिस सिस्टम फ्रेश एयर इज ब्लोन इनटू द रूम बाय सेंट्रीफ्यूगल फैन सो एज इज क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर. तो फ्रेश एयर रहेंगी वो रूम के अंदर आएंगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिससे पॉजिटिव प्रेशर अंदर मेंटेन रहेगा. और ये मतलब सिंपल, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अच्छी एयर रिप्लेस हो रही है बुरी एयर से, जो बुरी है वो बाहर निकली जाएंगी, जो अच्छी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू अंदर लाई जाएंगी बस. बैलेंस मतलब क्या, जो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो ऊपर के दो है एग्जॉस्ट एंड प्लेनियम. एग्जॉस्ट में क्या हो रहा था, तो एयर पास आउट कर रहे थे फैंस के थ्रू, और इसमें क्या है तो पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन कर रहे थे. तो बैलेंस में क्या, दोनों भी, द ब्लोइंग फैन मस्ट बी बैलेंस द एग्जॉस्ट फैन. जो ब्लोइंग फैन है वो बैलेंस करेगा एग्जॉस्ट फैन को, मतलब दोनों भी चीजें होंगी. एयर कंडीशन मतलब क्या, इट इज डिफाइंड एज अ साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ ऑल over at least first three of those factor affecting both the physical chemical conditioning of the atmosphere with an confined space or room. These factors include temperature, humidity, air movement, distribution, dust, bacteria, odors, and toxic gases, most of which affect in greater or lesser degree of the human health and comfort. ठीक है, ये हो गया एयर कंडीशन. अब हम देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग हमने बचपन से पढ़ा है, तो वो ये है कि रैपिड इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ओवर द पास्ट सेंचुरी. जैसे कि द ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज 0.6 to 0.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी बढ़ गया है 15 ईयर्स में. उसके मेन कॉज क्या है, जो अब तो पढ़ा वो सब मेन कॉज में लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसेस बढ़ रहे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी से आते हैं, जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो ऑटोमोबाइल्स सब. और उसके इफेक्ट क्या आएंगे, तो मोर हीट वेव्स आएंगी, डेजर्ट एरिया ज्यादा बढ़ेगा, नेचुरल फायर्स लग जाएंगे फॉरेस्ट में, इवापोरेशन होगा वाटर का. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एयर पोल्यूशन ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं. ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू.